पेज नंबर बता सकते हैं आप? ये लास्ट है, ये गांव और जंगलों का, ये बताना चाहते हो आप? 36 पेज नंबर मैम, 36 पेज नंबर है ना उसके, 37 पेज नंबर। हाँ यही चरित्र इसके ऊपर का मैम, संस्कृति टॉपिक का मैम। हाँ जी, वही तो निकाल रहे हैं, बस ये है। हाँ मैम, ये साहित्य कल्याण नृत्य ये हो गया था, ये नीचे का गाँव वाला। ओके, ठीक है। गांवों जंगलों में स्वच्छंद लेने वाले लोकगीत, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गांव, जंगल और इनके साथ साथ लोकगीत भी होते हैं, लोक कथाएं भी होती हैं। लोकगीत से तात्पर्य, क्या आपने किसी लोकगीतों को देखा है? क्या आपने किसी लोक कथाओं को पढ़ा है? बताइए। और खास तौर पर इन्होंने, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने गांवों में और स्वच्छंद रूप से जंगलों में पूछा हुआ है। इस जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें यदि संस्कृति को देखना होगा, हमारी संस्कृति को, तो हमारी संस्कृति केवल पेजेस में, या हम कहेंगे कि केवल बहुत बड़े बड़े उच्च गाथाओं में नहीं मिलेगी, बल्कि उसे पाने के लिए हमें गाँव में जाना पड़ेगा, हमें घने जंगलों में जाना पड़ेगा। स्वच्छंद प्रवृत्ति यानी आदिवासी लोग जो हैं, उनके माध्यम से रचित जो लोकगीत होते हैं, जो लोक नृत्य होते हैं, या उनके द्वारा कथित जो लोक कथाएं होती है, वहाँ पर भी हमारी संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है, और जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, यदि हम प्राचीन ज़माने की बात करते हैं, तो उस ज़माने में अधिकतर लोग गाँव में रहते थे, और गाँव के लोगों के पास मनोरंजन के कोई उपादान नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे नागरिक सभ्यता का विकास होते गया, वैसे-वैसे गाँवों का भी विकास होते गया, और ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना एक राम राज्य की भाँति होनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी का सपना था। और उसी सपने को साकार करते हुए उन्हीं लोगों ने, उन्हीं संतों ने, उन्हीं महात्माओं ने अनेक प्रकार के प्रयास भी किए गए, और जिन प्रयासों के आधार पर हम मूलतः कह सकते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचा पाए। और लोकगीत और नृत्य, लोक गाथा, लोक कथा, यही है जो जिसमें हमारी संस्कृति का अमिट भंडार भरा हुआ है। और वहाँ से जहाँ पर हम ये लोकगीत सुनते हैं, लोक नृत्य का आनंद लेते हैं, लोक कथाओं को सुनते हैं, तब निश्चित ही तौर पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जो आनंद की प्राप्ति आज हम अपने डिवाइस पर घर बैठे देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर घर बैठे देख सकते हैं, और हम आनंद की भरपूर मात्रा का आनंद ले सकते हैं। और उसी आनंद को प्राचीन ज़माने के जो लोग थे, उस लोक नृत्य को देखकर, लोक गीतों को सुनकर, लोक कथाओं को सुनकर ले लिया करते थे। और राष्ट्रीय संस्कृति परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। भूलकर नहीं चलिएगा दोस्तों, आप और हम इन दोनों को एक सूत्रता में यदि ये सारे लोग बांध रहे हैं, तो एक सूत्रता इसमें ये भी है कि आदिवासियों के द्वारा जो लोक नृत्य, लोकगीत और लोक कथाएं बनती थी, उन्हीं का अमित भंडार हम सबको आज भी अपनाना चाहिए, जिसके साथ हमारी राष्ट्रीय संस्कृति बहुत अच्छे से हम बचा पाए। आगे बढ़ते, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये परिचित क्लियर हो गया? आपकी आज्ञा है आगे जाने की? यस मैम। ओके। हाँ मैम। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए।
पूर्वज है, मतलब हमारे जितने भी पूर्वज हुए, आपके पूर्वज अलग है, हमारे पूर्वज अलग है। यहाँ पर 9 या 10 लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोगों के अपने पूर्वज हैं और हमारे सबके पूर्वज अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। तो उन सभी के पूर्वजों के जो चरित्र थे, धर्म, विज्ञान, साहित्य और कला संस्कृति के क्षेत्र में अपने अपने पूर्वजों ने जो भी कुछ पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यही तो है बेटा। हमारे पूर्वज कहाँ के थे? यदि हम शालीवाहन वंश के वंशज थे, यदि हम हमारे हिंदू धर्म के अनुरूप चलते हैं, तो जो भी हमारे पूर्वज थे और हमारे पूर्वजों के अनुरूप जो चरित्र उनके थे, जो धर्म विज्ञान की बातें उन्होंने उस समय में बताई थी, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने जो भी कुछ पराक्रम, हो सकता है कि हमारे पूर्वजों में हमारे दादा, परदादा, परदाना जो भी थे, वो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट थे, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। जैसे हम लोग आगे आएगा ही आपको एक पार्ट, हरिवंश राय बच्चन। अब ये हरिवंश राय बच्चन के पिता, किसके पिता है ये हरिवंश राय बच्चन? बताइए, हरिवंश राय बच्चन किसके पिता है? आपका जनरल नॉलेज परखना चाहते हैं, बताइएगा किसके पिता। फिल्में देखते हो क्या? अमिताभ बच्चन। वेरी गुड प्रियंका जी, स्वागत है बिटिया आपका, बहुत अच्छे से बताया आपने और बहुत फास्टली बताया। अमिताभ बच्चन के पिता हैं, अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में हरिवंश राय बच्चन को लिया जाता है। देखिएगा, अब यदि कला साहित्य की दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं, तो साहित्य की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की न जाने कितने उपन्यासों का और कविताओं का, मधुशाला, मधुबाला, है ना। तो इस प्रकार से न जाने उन्होंने कितने साहित्य का परिमार्जन किया। कला की बात यदि करते तो उनका अपना खुद का बेटा अमिताभ बच्चन कला को अपनाता है, उनकी बहू संस्कृति को अपनाती है। तो जो हमारे पूर्वज है, एक जस्ट एग्जाम्पल दिया आपको अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक वैसे ही आ जाइएगा यहाँ पर फिल्मी दुनिया से, यहाँ पर आ जाइए। तो हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब आपके अपने पूर्वज होंगे, आपके परिवार के दादा दादी, नाना नानी और फिर दादा दादी के पिता, परदादा और फिर उसके पिता। तो ये जो श्रृंखला है, मतलब हमारे पूर्वजों के 7 पीढ़ियों तक यदि हम लोग चले जाते हैं, तो 7 पीढ़ियों के जो चरित्र हैं, उन्होंने जो धर्म विज्ञान वाली बात की, जो साहित्य, कला, संस्कृति को बचाने वाली बात की, या जो भी इन क्षेत्रों में, मतलब धर्म विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, चरित्र निर्माण के विषय में जो भी कुछ पराक्रम किया होगा, उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। मतलब ये तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात होती है। हमारे पूर्वज तो इस प्रकार से उन्होंने गौरवशाली काम किया। हो सकता है कि हमारे पूर्वज किसी एक राज दरबार में काम किया करते, तो वो भी हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, हमारे पूर्वज तो राज दरबारों में काम किया करते थे। ये राज दरबारों से मिली हुई प्रॉपर्टी थी। जो भूखंड की बात करते हैं, तो ये भूखंड हमें वहां से मिला था, राज दरबारों से मिला था। छोटी छोटी पुरानी अशर्पियां होती थी सोने की, वो हमें हमारे दादाजी ने दी थी। तो जैसे भी जो भी प्रारूप रहा होगा आपके पूर्वजों का, तो उसे हमें गौरव के साथ धारण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहिए। देखिएगा, उसके तेज को, मतलब जो पूर्वजों ने आपके साथ बांट दिया है ना, पूर्वजों ने आपको जो संजोकर दिया है। यदि हम कहें कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, पैतृक संपत्ति होती है, जो विरासत में मिलती है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या हम लोगों को प्रयास करने पड़ते हैं? नहीं, है ना। युतिका, आपने बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिया कि नहीं, हम लोगों को प्रयास नहीं करते, अनायास स्पॉन्टेनियसली पिता के मृत्यु के पश्चात बड़े बेटे को मिल जाता है, बड़े बेटे के पश्चात फिर वो बंटवारा होता है। ध्यान में रखिएगा, अब हम लोगों को भी बंटवारा मिलता है। आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, जो मिले जैसा मिले वो आपको उसे स्वीकार करना है। लेकिन आपके भाइयों के पास यदि नहीं है, आपकी पैतृक संपत्ति यदि बहुत कम है, तो उसमें आपको बिल्कुल एतराज नहीं होना चाहिए, तुरंत आपने साइन दे दी। लेकिन ये गले में मंगलसूत्र जो आता है ना, वो आपको स्वार्थी बना देता है कि नहीं मुझे भी चाहिए। तो जो है जितना है, यदि मिलता है स्वेच्छा से तो लीजिए, अदरवाइज उनको दे दीजिएगा, ठीक है।
बात करते हैं कि जो हमें हमारी पैतृक संपत्ति के तौर पर मिला हुआ है, जैसे विरासत में हमें अपनी प्रॉपर्टी मिलती है ना, ठीक वैसे ही यदि हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ध्यान में रखिएगा, अच्छे कर्मों से तात्पर्य क्या होता है, यदि हमारे पूर्वजों ने किसी की जमीन उधार ली है और उसे चुकती नहीं की है, जिसका कर्जा ले लिया है, किसी के गाय को मार दिया है, किसी के बैल को, मतलब प्राचीन जमाने में ये सब कुछ होता था। यकीन नहीं आता है क्योंकि ये भी हम अपने अनुभव, तो हम इन लोगों को ये भी नहीं है कि कैसे होता था, लेकिन जब हम लोग ये पुराने किताबों को पढ़ते हैं या प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तब यकीन आता है दोस्तों। तो देखिएगा कि जैसे ही पूर्वजों के हमारे साथ जुड़ने वाले अच्छे संस्कार होते हैं, ठीक वैसे ही बुरे संस्कार भी होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं, जिन बुरे कार्यों का नतीजा हमें अब भुगतना होता है। जैसे कि आज हमारी 7वीं पीढ़ी यदि आती है, तो 7वीं पीढ़ी आते हुए कई परिवारों में अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक। तो क्या है इसका राज? तो राज देखने से पहले हमारे पूर्वजों के इतिहास को हमें टटोलना पड़ेगा कि क्या क्या कार्य उन सभी लोगों ने किया। तो ये जो बुरे कर्म बात है, अच्छाई वाली बात वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने यहाँ पर बताई है, लेकिन जो बुरे कर्म होते हैं वो भी आपको बताने आने चाहिए, वो भी आपको पता होने चाहिए, इसलिए ये सारी चर्चा अभी कर रहे हैं। अदरवाइज बुरे की बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि अच्छाई वाली बात है, क्योंकि पूर्वजों ने जो चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, इनके साथ जो पराक्रम किया और उसके सारे विस्तारों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और साथ ही में उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। एक तेज होता है, अलौकिक तेज, इसके पूर्व भी हम इसके तेज की चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये जो तेज होता है ये चेहरे पर झलकता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में रखिएगा, उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज होता है और उसका जीवन में साक्षात दर्शन भी होता है। अब कैसे साक्षात दर्शन होता है? कि जैसे अपने भावी जीवन में उस तेज को वो लोग अपना पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जब अपना जीवन यापन करते हैं तो कोई कठिनाइयां नहीं आती, और जो भी कठिनाइयां आती हैं उन सभी कठिनाइयों को वो तुरंत हल करते हैं, उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को सुलझा देने में वो माहिर होते हैं। मतलब तय है, ये हमारे पूर्वजों ने जितने भी कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को, उन सभी पराक्रमों को हम यदि गौरव के साथ धारण करते हैं, निश्चित ही तौर पर हम अपने भावी जीवन में उसका साक्षात दर्शन लेना चाहते हैं और हम लोग लेते भी हैं। और यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहाँ भूत वर्तमान को जकट रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। ऐसे राष्ट्र की ओर ले जाना चाहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, कि जहाँ पर अतीत और वर्तमान इन दोनों को भार नहीं होगा, भूत और वर्तमान जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे और आगे बढ़ाना चाहता है। और उससे वह जो बातें हैं कि जो अतीत और वर्तमान को भार रूप में नहीं बल्कि उसे अपने आप में आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मानना है, कहना है। इस प्रकार से ये जो हमारा पिछली तासिकाओं से चला आ रहा था कि राष्ट्र संवर्धन के लिए मनुष्य ने क्या करना चाहिए, राष्ट्र का स्वरूप, ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो निबंध था यह कंप्लीट हो गया है। शायद इस निबंध के आधार पर जो 3 हिस्से पड़े हुए हैं, 3 हिस्सों के साथ हम इस निबंध को बांट चुके हैं। कौन कौन से 3 हिस्से हैं, आप लोग क्या उसे बता पाओगे? बताइए। संस्कृति, भूमि, जौन संस्कृति। गायत्री जी, गायत्री जी आपने बहुत अच्छे से बताया, भूमि, जन और संस्कृति। ठीक है, कितने हुए अभी तक हमारे? 6। 6 हो गए। कौन कौन से? यस मैम। कौन कौन से 6 हो गए? पहला युवाओं से
स्वामी विवेकानंद संबोधन, हाँ राष्ट्र का चोरी और स्वरूप, प्रायश्चित आत्मकथा, एक हाँ गोपकक्ष, शंकर पुनापेकर, हाँ रजिया, रजिया, राम पक्ष भूरी पेरी, रेखा चित्र, ओके धरती और धन, जीवन अंश, पांड्या बेचन शर्मा, हाँ राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल, निबंध, हाँ बस। 6 हो गए। 6 में से किसी, हाँ हम लोग बात कर रहे थे गायत्री, आपने जो बताया था भूमि जन और संस्कृति, क्या आप ब्रीफिंग में बता सकते हो बिटिया कि भूमि जन और संस्कृति राष्ट्र के स्वरूप में क्या महत्वपूर्ण स्थान निभाती है? क्या स्थान है भूमि जन और संस्कृति का, क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? पहले पूजा को बताना दीजिए, ऐसे क्यों? फिर मैं बताऊंगी। ऐसे क्यों? नहीं, पूजा तो आज शांति रहेगी, पूजा को बात नहीं करनी है आज। बोलो बोलो। पूजा ने ठेका हाँ ठीक लिया है है मैम। क्या? गायत्री, पूजा ने ठेका लिया है क्या बोलने का? नहीं मैम। फिर चलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। हम्म भूमि पर बसने वाला जन संस्कृति इन तीनों में सम्मिलित राष्ट्र का स्वरूप बनता है। हम्म इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों वर्ष होनी चाहिए। हम्म पृथ्वी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाली मेघ जो है, जो प्रतिवर्ष पर आकर अपने अमृत जल से सींचते हैं, हमारे अध्ययन के परिधिति है। हम्म जब चारों ओर से हमारे नयन के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्ष से शून्य होकर अंधकार से भरे हुए जीवन क्षेत्रों में नया उजाला दिखा देगा। हम्म धरती माता की कोख में अमूल्य निधियों भरी हुई है। अनेक प्रकार के धातुओं को पृथ्वी से गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहाने वाले नदियां पहाड़ों पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में भरे हुए हैं। जन मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। जो पृथ्वी को मनुष्य न हो, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों से सम्मिलित राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ओके, ठीक है। और संस्कृति? संस्कृति राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने यो में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन में श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना अबाध्य मात्र है। संस्कृति विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अदम्य भावों से उठते हुए पारंपरिक सम्मिलित अविरोधों की स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जन संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र का स्वरूप रहते हैं। और बस इतना ही। ओके, और कुछ आप में से कुछ पूजा को छोड़कर और कोई बताना चाहता? लास्ट में पूजा बताएंगे आज। और कोई है जो बात करना चाहता है? चलिए, पूजा ब्रीफिंग में बता दीजिएगा बेटा। पूजा सो गए क्या? यस मैम। हाँ सो नहीं गए। मैम। हाँ जी बोलो। एक बार उठने के बाद कौन सोता है मैम? सोते हैं ना, सोते हैं लोग। कोई कौन नहीं सोता है ये पूछो। यहाँ सोना मना है, जिस कारण आप लोग चुपचाप यहाँ पे चुप्पी साध के बैठते हो।
ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिएगा आप। आपकी बहुत मीठी गलतफहमी हुई है कि एक बार सोने के बाद कोई सोता नहीं है, सो जाते हैं। लेक्चर्स को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे सो जाते हैं, पता है आपको? सोते मैम नहीं। कोई सोता है उसको पता होगा ना, मुझे थोड़ी पता है। अच्छा, आपको पता चल जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है, चलो बताओ। मैम ये राष्ट्र के स्वरूप है। जैसे हमने पहला संबोधन देखा, वह भी राष्ट्र से स्वरूप इससे मिलता जुलता था। स्वामी विवेकानंद उसमें युवाओं को संबोधित कर रहे हैं राष्ट्र के प्रति। हम्म, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, जो वो भी हमें भूमि, संस्कृति, जन, इन सब के बारे में बता रहे हैं। हम्म। हाँ। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में हुआ। उत्तर प्रदेश में मेरठा जिले में खेड़ा गांव में हुआ था। हम्म। उनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई है। सन 1929 में उन्होंने लखनऊ शिक्षा विद्यालय में MA किया और वह से सन 1941 में पाणिनिकालीन भारतवर्ष पर PhD की। आप ये पूरा बताने की उपाधि। जरूरत नहीं है बेटा, बस आप ये भूमि, जन और संस्कृति के बारे में ब्रीफिंग में बताओ दो। ब्रीफिंग, ब्रीफिंग का मतलब होता है बस इन शॉर्ट में बताओ यस क्या मैम। है इसमें, बस। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। हम्म। अनंत काल से भूमि है। हाँ। उसे भौतिक, शोधिक और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हम्म। मतलब उनके प्रति हमें इंटरेक्ट होना, जागरूक होना। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतने ही हमारी राष्ट्र का बलवंती हो सकती। मतलब जितने हम भूमि के प्रति भूमि के प्रति, संस्कृति के प्रति इंटरेक्ट होंगे, जितना हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे भारत जो है वो बलवान होगा, मतलब शक्तिशाली होगा। यह पृथ्वी सच्चे आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय विद्यार्थियों की जानी है। यह जो पृथ्वी है समाप्त राष्ट्रीय विचारधारा की जननी है। जननी मतलब माता। हम्म। जो राष्ट्रीयता पूर्व के साथ नहीं जोड़ी वह निर्मला होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ती है वह निर्मूल होती है। राष्ट्र की जड़ें मतलब राष्ट्र जो उसकी जड़ें बहुत शक्तिशाली है, बहुत गहरी है, बहुत अंदर तक गई हुई है। देन अ, इस कर्तव्य की पुनरीति सैकड़ों हजारों प्रकारों से होनी चाहिए। पृथ्वी के जिस वस्तु का संबोधन है, चाहे वो छोटी, पृथ्वी पर जिस भी वस्तु का संबोधन है, जो भी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनके लिए क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। हमें बलवान होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी का सांगोपान अध्ययन जागृत राष्ट्र के लिए बहुत ही अत्यंत कर्तव्य माना जाता है। चलिए। पृथ्वी यस मैम। हाँ पूजा, बहुत अच्छे से आपने उसे ब्रीफ में रखने का प्रयास किया। भूमि, जन और संस्कृति, तीन शब्दों के आधार पर हमें अपने राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किस प्रकार से करना है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए और समझाने का भी प्रयास किया। दोस्तों, अब तक के जितने हुए लगभग 6 पाठों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपका कहना है, हमारा कहना नहीं है, आप ही ने बताया अभी कि 6 पाठों को हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं। अब मेरा सवाल आपको सभी लोगों को है, लगभग कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर? 10 लोग जुड़े हैं क्या पूजा? यस मैम। हाँ, तो 10 में से किसी को इन 6 पॉइंट्स में किसी को कोई सवाल होता है तो बेटा आप लोग प्लीज़ क्लियर करते जाइए। और यदि आपको कोई डाउट सेशन होता है तो भी आपको क्लियर करना है क्या कोई डाउट सेशन आपको किसी को? हाँ, और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, एक संडे एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा होती है तो।
संडे यस मैम। एक्टिविटी में ये होगा कि जैसे देखिए ये तो लॉकडाउन चल रहा है और आप और हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात होगी कि उस समय में हमारे सभी के कैमरों को ऑन कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज ये होगी कि उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। थर्डली, जो आपकी जो एक्टिविटी को आप पेश करना चाहते हो, है ना, मतलब देखिए कि जैसे मैन्युअली कॉलेज चलता है बेटा, तो हम आपके हुनर को पहचान सकते हैं, हम आपकी क्वालिटी को पहचान सकते हैं, हम आपके मूल्यों को जान सकते हैं। लेकिन अब ये ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन के कारण हम आपके दिलों को, आपके जज्बातों को, आपकी खास तौर पर कला को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। जहाँ पर हमने रास्ता निर्माण में कला को देखा, संस्कृति को देखा, तो बस दोस्तों यहाँ पर की जो साहित्य, कला और संस्कृति है, इन 3 शब्दों को लेकर हमारे दिल में जो एक्टिविटी उभर कर आ रही है, वो एक्टिविटी को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो हमारी एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से होगी। मानते हुए चलेगा कि गायत्री बोल नहीं सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छा नृत्य करती है, वो बहुत अच्छी कविता को प्रस्तुत करती है, वो बहुत अच्छा कथाकथन करती है, वो बहुत अच्छा वाद संवाद कर सकते हैं, वाद विवाद करती है, वो बहुत बढ़िया रंगोली निकाल सकती है, बहुत बड़ी मेहंदी सुंदर रीति से निकाल सकती है। जो भी जितनी भी एक्टिविटी होती है, उन सभी एक्टिविटीज को लेकर आपको संडे के दिन प्रेजेंट होना है। क्लियर हुआ? यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मैं तो बहुत अच्छी कविता कर सकती हूँ, तो बस उस कविता को लिखिए, और जैसे अभी पूजा ने बताया, गायत्री जी ने बताया, वैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, आपके उस कविता को लेकर प्रेजेंट हो जाइएगा। जिसे लगता है कि नहीं हम दो लड़कियां मिलकर वाद विवाद कर सकते हैं, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, इस वाक्य पर हमने वाद विवाद कर लिया। वाद विवाद के संदर्भ में आप लोग बात कर सकते हो। कथा कथन को ले सकते हैं हम लोग कि नहीं हमें ये कथा कथन करना चाहिए कि बुढ़ापा क्या होता है, वृद्धावस्था क्या होती है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। या घर में परिवारों की हालत अब कैसे चल, जो भी आपको, जैसे आपके भीतर की जो कला है, जो आपके भीतर की सुप्त कला गुण है, उसे विकसित करना, बस यह मेरा उत्तरदायित्व होगा। बट इसके लिए आपका मुझे योगदान चाहिए। आप लोगों में से यदि हाँ होती है तो वो संडे एक्टिविटी हम लोग रखवाना चाहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि उस संडे एक्टिविटी में हम लोग पूरे कलाकारों के साथ मिलेंगे। एक कलाकारों की बहुत अच्छी सुंदर टीम तैयार होगी। फिर उस सुंदर टीम में कोई अपनी पेशकश जैसे होती है वैसे पेशकश को प्रस्तुत करता होगा। ये मेरा विचार है, ये मैंने सर्वप्रथम आप लोगों के सामने रखा हुआ है। अभी तक इसका जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ बात नहीं की है। यदि आपकी हाँ होती है तो हम अपने सीनियर्स के साथ बात कर पाए, है ना। तो जैसे मेरे पास आता है FY का लेक्चर, FY के साथ SY का, SY के बाद TY का, तो FY SY TY तीनों क्लास को मिलकर उस एक्टिविटी को हम लोग रखवाएंगे। ठीक है, जिसे जो प्रेजेंट करना है वो तुरंत अपना माइक ऑन करेगा, अपना कैमरा ऑन करेगा और अपनी प्रस्तुति प्रदान करेगा। नेक्स्ट, जिसे लगता है कि मैं अभी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो वो तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा ख्याल है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर, आप बताइए। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। आपको प्रॉब्लम नहीं है? 10 लोग जुड़े हैं, 10 लोगों की इच्छा रखना चाहते हैं, आपकी सभी की सूचनाओं का आदर करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? ये तो सूचना हमने अपनी ओर से दे दी बेटा, हम जानना चाहते हैं आपसे परिचित होना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपसे परिचित होने का एक ही तो उपादान है, ये नेट। विदाउट नेट तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी क्या इच्छा है, प्लीज शेयर। पूजा एकमात्र उसने, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गायत्री जी आप कुछ कहना चाहते हो बेटा, बताओ। मेरा हाँ है मैम। ओके ठीक है, पूजा हो गई, गायत्री हो गई, और मेरा भी है मैम। युतिका भी हो गई। पूजा आप इनके नामों को लिख लीजिएगा। और यस मैम। कौन कौन? गायत्री, मैं और युतिका, 3 हो गए। और बाकी के लोग कई मोबाइल रखकर कुछ काम कर रहे हो?
बाकी के लोग कहाँ चले गए? आवाज दे दीजिएगा, अदरवाइज एब्सेंटी लग जाएगी। नीलोफर, हाँ, नो प्रॉब्लम मैम। मजबूरी से देखिए बेटा, ये जो है ना एक्टिविटी पीरियड है, देखिए एक्टिविटी पीरियड है, बस मजबूरी से मत आइएगा। जो आना है, जो अपने दिल से, अपने दिल के जज्बातों को, जहां पर एक ऐसा रंगमंच आपको प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें आप अपनी नाट्य कला को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप आपकी काव्य कला को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने यदि किसी के हाथों पे मेहंदी बनाई हुई है तो उस मेहंदी के हाथ को देखिएगा, मैडम ये मैंने बनाई हुई है, बहुत खुशी होगी बेटा। बस हम आपके कला गुणों को विकसित होते हुए देखना चाहते कि ये मेरी बच्ची है। कम से कम जब आपका मैन्युअली कॉलेज शुरू होगा, तब आप मेरे पास से गुजर जाए तो हमें कम से कम इतना तो रियलाइज हो कि ये मेरी बेटी है ना। वैसे तो देखा जाए तो पूरा महाविद्यालय हमारे छात्रों से बना हुआ है और वो सारे बच्चे मेरे छात्र हैं, लेकिन लेकिन जिस पर हमारा अधिकार होता है वो बच्चे मेरी अपनी है। अधिकार से अच्छा मैं मतलब जो हमें अच्छा लगता है, जो हमने किया वो आपको दिखाना है क्या? बस बस वही करना आप, और कुछ नहीं करना। यदि आप सुंदर कविता लिखते हो, कविता बनाइए। आप कथा कथन कर सकते हो, तो उस दिन आपको जो लगता है उसे आप प्रस्तुत कीजिए, बस इतना ही काफी है। मैम फिर तो मैं तो सिलाई करती हूँ। अच्छा, तो सिलाई करते हो तो आपने जो कपड़े सिलवाए हैं उसका एक बार दर्शन करवा दो अपने रूम का, कि देखिए मैडम ये हमने भी सिलवाया है, वो सिलवाया। हेलो, मैंने मेहंदी बनाई है मैम, बुक पे बनाई है। ओके, तो उस बुक का दर्शन करवा दीजिएगा। ओके ठीक है। हाँ, और तो दैट्स कॉल एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी हम रखना चाहते हैं। तो आज एक के पास अब पता चल गया हमें कि आप बहुत अच्छा टेलरिंग का कार्य करती हो, आपके पास बहुत अच्छी मेहंदी का हुनर है ना। तो देखिए, ये जब एक्टिविटी आपके सामने आएगी, जब आपकी कलाओं को विकसित किया जाएगा, जब आपकी कलाओं को मोटिवेशन किया जाएगा, आपकी कलाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी इन एक्टिविटीज को महाविद्यालय बहुत अच्छे से देखेगा। क्योंकि शायद शायद आप लोगों को पता नहीं है, एक यूथ चलता है, आपको पता है यूथ फेस्टिवल होता है? डू यू नो यूथ फेस्टिवल क्या होता है? यस मैम, वैसे नाम सुना है पर कभी देखा नहीं है। अपने कॉलेज में भी होता है। हाँ, अपने कॉलेज में नहीं होता है बेटा, लगभग सभी महाविद्यालयों से गुजरकर बच्चे जाते हैं, और उस यूथ फेस्टिवल में ये सारी स्पर्धाएं होती है जो हमने आपको अभी भी बताई। वहां पर काव्य वाचन होता है, साहित्य कला के भीतर, साहित्य के भीतर 3 मुख्य रूप में होती है, 3 मुख्य स्पर्धाएं होती है। पहली स्पर्धा काव्य वाचन, दूसरी स्पर्धा वक्तृत्व स्पर्धा, और तीसरी वाद विवाद स्पर्धा। तो इन साहित्य की श्रेणी में जो बच्चे खास तौर पर साहित्य की दृष्टि से बोलना चाहते, तो वह अपने आप को उच्च जगह पर रख ले। ओके, ललित कला के आधार पर, ललित कला होती है तो उसके आधार पर पेंटिंग आती है, चित्रकला, और फिर उसमें स्पॉट पेंटिंग होती है। ओके, फिर उसमें आप रंगोली होती है, उसमें मेहंदी होती है ना। इसमें लगभग ढेर सारी कलाएं होती हैं। इसमें आपको ये भी निकालना पड़ता है, पोस्टरिंग भी होता है, और खास तौर पर वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, अब याद नहीं आ रहा यार, फोटोग्राफी होती है, आप कितने सुंदर फोटो निकाल सकते हो, वो भी होती। तो ये सभी ललित कलाओं के आधार पर होता है, ठीक है। तो साहित्य कला एक स्पर्धा आपकी हो गई, दूसरी ललित कला यह स्पर्धा हो गई। तो इसी प्रकार से हम अन्य स्पर्धाओं के साथ, और फिर नाट्य कला भी होती है, और फिर नाट्य कला में भी 4 होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, हमारी आवाज को रूबरू होकर निकाल सकते हैं कि मैडम कैसा बोलते, चल हम नकल करते हो ना, आप लोग करते हो नहीं करते हो? तो नकल कर मैम चलो, अच्छा है कि आप लोग नहीं कर पाते, लेकिन आना चाहिए, ये भी एक कला है बेटा। तो ये कला कैसे होती है कि हमें किसी की नकल करनी है, नकल उतारनी है, अमिताभ बच्चन की उतार दो, किसी चिड़िया की उतार दो, कुत्ते की भौंकने की आवाज निकाल दो। तो ये सारी एक्टिविटी को आप उस जगह पर प्रस्तुत कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड मिमिक्री।
विडंबन नाट्य होता है ना। नाट्य का भी प्रकार होता है विडंबन, मतलब एक किसी चीज को व्यंग्यात्मक रूप ले लिया और उसको विडंबन नाटिका की छोटी लघु नाटिका के आधार पर प्रस्तुत कर दिया। और उसके साथ मूक नाट्य भी हो सकता है, माइम कहते हैं उसे, है ना। तो ये भी स्पर्धा है वहां पर चलती है। तो जो जिस रूप में आप रखना चाहते हो अपने आप को, प्लीज रखिएगा, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं बेटा, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से ही क्यों न हो नए उभरते हुए कलाकारों को देखना चाहते हैं। बस यही मेरा प्रयोजन है और कुछ नहीं है। मतलब आप ये कहोगे कि मैडम संडे के दिन तो एक ही दिन मिलता है। हाँ बेटा, हमें भी एक ही दिन मिलता है, हमें भी एक ही दिन मिलता है, हमें भी अपनी फैमिली है। क्योंकि गले में आया हुआ जो मंगलसूत्र है ना, ये पता नहीं बहुत मजबूर बना देता है घर के कामों में निपटाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों की कला को, आपके साहित्य को, आपकी संस्कृति का आदर करना, आपकी सूचनाओं को देखना, परखना हर एक अध्यापक का परम कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य की दक्षता को आगे ले जाने हेतु हमने छोटा सा प्रयोजन आप ही के द्वारा, आप ही के माध्यम से, आप ही के लिए बनाना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा होती है तो। यस मैम, आर चलेगा। यू रेडी? जो आपको सुटेबल टाइम मिलता है उस सुटेबल टाइम के अनुरूप हम वो जूम मीट ही रखवाएंगे, क्योंकि जूम की जो मर्यादा है वो 100 की है। और मुझे लगता है कि मेरी FY, SY और TY की तीनों की मिलकर 100 तक लड़कियां हो जाएगी, और मेरे लिए उतनी ही काफी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसी एक्टिविटी बनाना चाहते हैं। इस राष्ट्र निर्माण के पीछे रखने वाले साहित्य, कला, संस्कृति का आदर करते हुए आपके हुनरों को हम उस जगह पर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, उस हिसाब से आपको तैयारी के साथ रहिएगा, क्योंकि 3 ही दिन हमारी मुलाकात होती है। 3 दिनों के बाद हम टोटली कोलैप्स हो जाते हैं, हमारे लेक्चर्स नहीं होते हैं, कोई कॉलिंग भी नहीं होती है, ना कोई ग्रुप पर चर्चा होती है, न ही कोई बीच में कॉल करके याद दिलाता है कि मैडम हम लोग हैं। हमें तो आपके लेक्चर्स का इंतजार रहता है, क्योंकि प्यार करते हैं, दिल दे चुके हैं सनम, क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। आपके साथ बात करने के लिए हम लोलुफ रहते हैं, और जिस कारण हमने संडे एक्टिविटी रखी है, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को उस एक्टिविटी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट